गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको प्री एंड मेंस सिविल सर्विस में बहुत ही उपयोगी होगा। आपको ध्यान से चीज़ें देखनी है। आजकल जो पैटर्न जिस हिसाब से बदलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एट मोमेंट में आपको किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगी। आपको ध्यान से देखना है। साथ ही साथ आपको प्री के फैक्चुअल जानकारी में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा, ठीक है। पहले मैं आज की जो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक है इच्छा मृत्यु का मामला, इसके बारे में हम जानेंगे क्या मैटर है ये। दूसरा है कैटलोनिया मुद्दा, ठीक है। तीसरा जो मुद्दा है वो है प्रधानमंत्री की एक पर्सन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार पर्सन, ठीक है। PMEAC, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है आज। नेक्स्ट है आपका जो IMF, ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बैंक कोष, ठीक है। उसने भारत की जो विकास दर है उसके बारे में अपना नया आकलन बताया है, ठीक है। उसको हमें देखना है थोड़ा सा। इसके बाद में आपको जो जानना है वो है मधु बिल्लो, ठीक है। इसके बाद में आप ये सौंदर्य प्रतियोगिता जो इंडिया लेवल की विश्व लेवल की जो वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता है मिस, उसके बारे में इसमें हमें देखना है थोड़ा सा। इनका रहा है, इन्होंने ये ताज जीता है। नेक्स्ट जो आपकी है वो है जैक्सन फुटबॉलर, इन्होंने अंडर-17 फुटबॉल फीका कप है उसमें गोल किया है। देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट है ऊर्जा नीति का भी थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। ये हमें टॉपिक देखने हैं आज। सबसे पहले इच्छा मृत्यु को देखते हैं। इच्छा मृत्यु का मुद्दा क्या है? इच्छा मृत्यु ये आज इसलिए मुद्दा आया है, जो इशू है इसमें जो केंद्र सरकार से एक जो NGO है उसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है, ठीक है। उस केस में उन्होंने ऐसी बात रखी है कि इच्छा मृत्यु के बारे में सरकार का क्या राय है, सरकार की क्या नीति है, उसको कोर्ट में बताया जाए, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ इच्छा मृत्यु है क्या। इच्छा मृत्यु है 2011 में इसका एक प्रारूप भी तैयार कर दिया है गवर्नमेंट ने 2011 में, लेकिन फिर भी ये विवादित है। इसके पीछे विवाद रहना इसलिए भी है कि मरना और जीना एक लाइफ का बहुत ही अहम भाग है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है वो और एक मौत, ये दोनों बहुत ही अहम हैं, इसी में पूरा जीवन है। कि इच्छा मृत्यु में जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा ये रखता है कि मुझे मरना है, लेकिन अब वो क्यों मरना है, किस वजह से मरना है, ये सब चीजें भी यहाँ पे थोड़ा देखना है। लेकिन इसका जो सीधा है लिविंग इल, ठीक है, यानी
अपनी जो रहने की इच्छा है उसको छोड़ देना, यानी मरने की इच्छा। ठीक है, इच्छा मृत्यु में जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि यार अब मुझे नहीं जिया जाएगा, या फिर मैं जो लाइफ सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से उसको एक जीवित रखा जाता है, यानी ऑलमोस्ट आदमी मर चुका होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, मेडिकल जो टूल्स हैं उनके माध्यम से उसको जीवित रखा जाता है। ठीक है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता होता कि मैं जिंदा हूं या मृत है। एक तरह से वो मर ही चुका होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसकी श्वासें चलती रहती हैं। ठीक है, तो उस मामले में ये बात आती है कि क्यों ना उसको इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए। क्योंकि इच्छा मृत्यु की स्वीकृति देना इसलिए है कि अगर व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, लेकिन अगर वो मरता है किसी कारण से, कैसे, जो नेचुरल कारण नहीं है। अब कोई फांसी लगा के मर रहा है तो नेचुरल थोड़ी है, जहर पी के मरता है या और किसी प्रकार से, बहुत प्रकार के सुसाइड करने के हैं, वो नेचुरल में नहीं है, गॉड का माध्यम नहीं है। गॉड का माध्यम जो है डेथ का, वो तो वैलिड है, लेकिन उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं सुसाइड माना जाएगा, और सुसाइड एक क्राइम है। ठीक है, और क्राइम करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, क्राइम कर नहीं सकते आप। तो इस सिचुएशन में जब किसी व्यक्ति को बीमारी की वजह से मरने की स्वीकृति दी जाए तो वह इच्छा मृत्यु कहलाएगी। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कि मुझे कोई जरूरत नहीं है जीने की, अब मैं नहीं जी सकता, लेकिन तो ये तो इच्छा मृत्यु है। अब इसमें विवाद क्या है? विवाद ये है कि इसका डिसीजन कौन करेगा कि कब व्यक्ति मरने की इच्छा रखे और कब ना रखे। इसका डिसीजन करता है सबसे पहले तो मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड बताएगा कि फलाना व्यक्ति अब जीने की स्थिति में नहीं है, या अब उसको हम एक तरह से जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स हैं उन्हीं के माध्यम से जीवित रख सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं जी सकता और इन फ्यूचर में उसके जीवित रहने के कोई चांस नहीं है। उस सिचुएशन में अगर मेडिकल बोर्ड ऐसा कहता है तो उसको इच्छा मृत्यु दी जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत ये आ रही है कि जिस व्यक्ति के खुद का डिसीजन नहीं कर रहा है, खुद जैसे मान लीजिए कि जन्म मेरा है और मरने के बारे में भी फिर या तो गॉड मेरा डिसाइड करेगा या फिर मैं करूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, जब व्यक्ति उस सिचुएशन में पहुंच जाता है जिसको कोई होश हवास नहीं है, उस कंडीशन में उसके फैमिली वाले ये सहमति देते हैं कि हाँ इसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दीजिए। अब तो क्यों ना, अगर यहाँ पे जो विवाद है वो इशू ये है कि खुद व्यक्ति ही पहले ही कि भाई जिसे एक तरह से वसीयत कहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मेरी एज 30 है या 40 है, जितनी भी है जैसे भी है, तो अब 40 में मैंने ये कह दिया कि अगर मुझे इन फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम ना दिया जाए, मुझे मरने दिया जाए। ठीक है, अब यही मुद्दा विवाद का आ जाता है। कैसे? यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब विवाद क्या है, सरकार क्या चाहती है और कोर्ट क्या चाहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल बोर्ड उसे कहेगा। लेकिन अब विवाद ये कि यदि वो व्यक्ति खुद ही अपने बारे में वसीयत लिखता है तो इसमें विवाद आते हैं, जिनका सॉल्यूशन की वजह से ही ये इशू बना हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि यदि मुझे इन फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या आए तो मुझे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ना दिया जाए। ठीक है, उसने तो ये वसीयत लिख दी। अब कंडीशन आगे क्या क्या आएंगे, हालांकि एक चीज है इसमें, पहले एक मिनट साइड में बता देता हूं। इच्छा मृत्यु से लाभ और हानि क्या है, हानि इसी में पढ़ेंगे हम जो कर रहे हैं। लाभ देख लेते हैं। इसका लाभ इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जब हमें संविधान में जीने का, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमा मेरा मतलब प्रतिष्ठा के साथ जीना। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति अगर झुग्गियों में जी रहा है तो जीना चाहे, बट उसका अधिकार है कि वो एक अच्छा लग्जरी लाइफ भी जीना चाहे, तो उसकी अधिकार है, वो जी सकता है। अब वो कैसे जिए, ऐसा तो नहीं कोई क्राइम करके जिए। जीना तो नियम से पड़ेगा, लेकिन अब उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा, कैसी भी लाइफ जिए। तो लेकिन उसका अधिकार है कि गरिमा के साथ जीना।
ठीक है। इसलिए आपने पेपरों में देखते हैं कई बार मेला, वो जो ये कूड़ा मेला उठाने वाले हैं या फिर जो भी गंदी चीज़ों को उठाने वाले व्यक्तियों को कई बार क्या है कि बैन की बात आती है कि उनसे ये सब चीज़ें ना की जाए, जो भी है। तो वो कहने में मतलब गरिमा के साथ जीने का जीवन अधिकार है। तो अब जब व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ है, उसको ये भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पे दुनिया में हूँ या नहीं हूँ, तो उसको इस दुर्दशा में जीवित रखने के बजाय तो उसको गरिमा के साथ में मरने दिया जाए। गरिमा के साथ मतलब ये कंडीशन उसकी ना बनाए और उसको मरने के लिए स्वीकृति दी जाए। तो दूसरी चीज कि काफी हद तक कहीं ना कहीं उसके लिए मेडिकल टीम वगैरह भी लगा के रखनी पड़ती हैं, कई चीजें हैं। तो ये फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा ये कि गरिमा के साथ मरने का उसको अधिकार है। अब बात आती है, इसके अलावा ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है इच्छा मृत्यु का। अब जैसे लॉस है, लॉस कई है इसमें। लॉस कई क्या है? सबसे पहले तो ये कि यदि वो 40 साल में लिखता है और साइंस का डेली की डेली नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, हो सकता है ऐसी बीमारी जिसके बारे में उसने सोच के वसीयत लिखी हो कि यार हो सकता है मुझे ऐसी बीमारी होगी और मुझे अभी वसीयत लिख देता हूँ ताकि मुझे जीवित ना रखा जाए, हो सकता है उसका इलाज खोज लिया गया हो, इलाज खोज लिया गया हो। अब उसकी वसीयत का क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यदि वो वसीयत लिख रहा है, हो सकता है कल को उसका मूड ही बदल जाए, लेकिन तब तक मान लीजिए फैमिली में भाई भाई संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए विवाद कर देते हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा? हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये 40 का में 50 में वो अगर ऐसा वसीयत लिखता है, 60 में जबरदस्ती उसके घर वाले किसी नाम मात्र बीमारी के आधार पर या खुद ही उसको कुछ ऐसा करके हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका अच्छा मृत्यु का सहमति दे देते हैं, उसकी वसीयत शो कर दें, तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी क्या है? कुछ नहीं। तीसरी चीज कि मेडिकल बोर्ड ही बताएगा कि फलाना व्यक्ति को दिया जाए ना दिया जाए इच्छा मृत्यु, लेकिन यदि उसकी फैमिली वाले तैयार हैं, उसने क्या है कि इच्छा मृत्यु की प्रावधान रखा है, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने ये कहा है कि नहीं, ये इस स्थिति से वापस उभर सकता है, कोमा में जाया वो व्यक्ति वापस आता है, ऐसे ही हो सकता है कि वापस उस कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो जाए। इसका डिसाइड कौन करेगा? ना तो मेडिकल बोर्ड ही बता सकती है, कई क्रिटिकल सिचुएशन में मेडिकल बोर्ड भी नहीं बता पाएगा कि व्यक्ति ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हो गया तो इसका मतलब हमने उसे टाइम से पहले ही मार दिया, तो टाइम से पहले मारने का भी तो हक नहीं है ना हमें। इसी सिचुएशन में हो सकता है वो फ्यूचर उसका भविष्य में इंप्रूवमेंट हो जाए। तो ये जो विवाद है, साथ ही साथ क्या है कि एक सामाजिक व्यवस्था जो जिसको हम परंपरा संस्कृति कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। तो ये इच्छा मृत्यु के लाभ और हानि जो भी है, आप सारी चीजें समझ गए हैं, ये मैटर पूरा है। अब 2011 में जो अधिनियम बनाया गया है इसके मामले में, उसमें साफ कर दिया गया कि मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु कर सकता है। बंबई में एक लड़की ने की भी थी, लेकिन अब जब बाद में अब ये विवाद आ रहे हैं, इनकी वजह से दोबारा मामला उठा है। ठीक है, इच्छा मृत्यु में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मेंस का क्वेश्चन यही है, क्या क्वेश्चन में लिखता हूं, क्या इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? होना चाहिए, आपका विचार होता है। अब होना चाहिए या ना होना चाहिए, आप दोनों विचार लिख सकते हैं। आपका, अगर आप चाहते हैं कि हाँ होना चाहिए, आप दोनों में भी रखना चाहते हैं कि नहीं होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, कंडीशन क्या है वो आप इसमें इससे कर सकते हैं। एलाबोरेट तो मैंने आपके सामने किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबली। मधुबली एक लड़की का नाम है, मधुबली। ठीक है, इन्होंने एक सौंदर्य प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। सौंदर्य प्रतियोगिता, ये सौंदर्य प्रतियोगिता है, वो है मिस इंडिया
वर्ल्ड वाइड, वाइड प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता, ठीक है। ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जो पूरे विश्व में भारतीय प्रवासी हैं उन्हीं के बीच ये कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन अमेरिका में होता है, ठीक है। और ये कंपटीशन में भाग लेने में जो भाग लेती हैं प्रतियोगी उम्मीदवार, उनमें से एक को ताज दिया जाता है इसका। यानी पूरे विश्व में जो प्रवासी हैं, यानी जापान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, उनके मध्य प्रतियोगिता होती है। उसमें भारतीय ही भाग लेंगे और भारतीय भाग लेंगे जो प्रवासी हैं, ठीक है। इस प्रवासी भारतीयों की प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता है? प्रवासी भारतीयों की सौंदर्य प्रतियोगिता, ठीक है। अब इस प्रतियोगिता में क्या है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है इंडियन फेस्टिवल कमेटी। 1999 से इस प्रतियोगिता का आयोजित कर रही है, ठीक है। 1999 से इस प्रतियोगिता का आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसमें मधुबली इस बार 26वीं प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इस बार 26वीं प्रतियोगिता न्यू जर्सी में। कहाँ है न्यू जर्सी? अमेरिका में, ठीक है। 1990 से प्रतियोगिता है। 26वीं प्रतियोगिता न्यू जर्सी में इस बार हुई है, जिसमें मधुबली को ये ताज दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई समस्या का समाधान नहीं, समस्या का इसमें कोई ऐसा नहीं है मुद्दा कि जहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो। सीधा सीधा है मधुबली, या RS प्री या IAS प्री के तौर पे पूछा जा सकता है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सौंदर्य प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की जाती है, कहाँ आयोजित होती है, इसमें कौन भाग लेता है। यूपीएससी में जो कॉन्सेप्ट बेस पे कई बार आ जाते हैं, 3-4 पॉइंट बना के दे दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। RS प्री में भी इस टाइप से आ सकता है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सौंदर्य प्रतियोगिता किस पर्पज से या किस उद्देश्य से या फिर कहाँ आयोजित की जाती है, कौन आयोजित या कब से आयोजित होती है। इसमें आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका टॉपिक है वो है आर्थिक, प्रधानमंत्री आर्थिक विकास परिषद, ठीक है। प्रधानमंत्री इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसका गठन किया गया था 26 सितंबर 2017, ठीक है। 26 सितंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। अब इसमें क्या है कि जो बात है वो ये देखनी है कि इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था। इसका कार्य है प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में विशेष सलाह देना, विशेष सलाह देना, ठीक है। इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं विवेक देवरा, नीति आयोग के सदस्य हैं ये, ठीक है। नीति आयोग के सदस्य। अभी जो मंदी चल रही है अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में अभी फिलहाल मंदी चल रही है, उस मंदी की सिचुएशन से उभरने और उसके बारे में सलाह लेने के लिए इसने अभी अपनी वो भूमिका स्टार्ट की है। तो इतना ही आपको जानना है, प्रधानमंत्री इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल क्या है, कब स्थापना हुई, क्या कार्य है, कौन इसके अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना है, बस यही आप जान लीजिए। नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्वेश्चन यूपीएससी में हमेशा आता है,
मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से हमेशा यूपीएससी में, इवन पीसीएस में भी इससे आते रहते हैं आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये पूरे विश्व में जो देश हैं, जो इसके मेंबर हैं, जो इसकी सदस्यता लिए हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में ये अपना आकलन, पूर्व आकलन बताती है, ठीक है। तो इन्होंने भारत की लेटेस्ट 2017 की विकास दर बताई है 6.7%, ठीक है। यानी इन्होंने 2017 के लिए, आपका क्वेश्चन आएगा अंतर या 6.7% विकास दर किस संस्था द्वारा बताई गई है? विश्व बैंक द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ऐसे भी बन सकता है कि आईएमएफ द्वारा कितनी विकास दर 2017 के लिए दी गई है? 6.7, 7.2, 6.5, 7.0, तो ये ठीक है। ये जो आकलन दिया गया है वो किसमें दिया गया है? इन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसकी एक बुक निकलती है, यह है आर्थिक आउटलुक, ठीक है। इसमें ये जो आर्थिक आंकड़े इस किताब में दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपका इसमें आउटलुक में ये आंकड़ा दिया गया है लेटेस्ट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो बताई है अपनी आर्थिक इकोनॉमी आउटलुक में, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक में, ये अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक किसकी किताब, किसकी रिपोर्ट हुई है, यानी या किसकी मतलब ये रिपोर्ट आती है? मुद्रा कोष की। पिछली बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से चीजों को समझना है, किसकी क्या है। आरएस में क्वेश्चन इससे प्री में बन सकता है कि ये रिपोर्ट में क्या है, ये किसकी रिपोर्ट है, रिजर्व बैंक की है, आईएमएफ, और जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, आईएमएफ और विश्व बैंक। आपको ध्यान रखना है ये आईएमएफ की, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, वो टॉपिक है ये है कैटोलोनिया वाला, कैटोलोनिया के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, और ये क्वेश्चन 100% इस जो 2-4 महीने आने वाले हैं इनमें कहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये एक अलग देश होने जा रहा है ना, इस वजह से इसका एक स्कॉटलैंड का जब बात आती है तो उसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कैटोलोनिया का मामला भी सेम स्कॉटलैंड की तरह, स्कॉटलैंड का मतलब इंग्लैंड में एक देश जो इंग्लैंड का है वो स्वायत्तता चाहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो कैटोलोनिया में भी वही कंडीशन है। इसका थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये स्पेन का अभी स्वायत्त राज्य है, लेकिन ये क्या चाहते हैं? पूर्णतः स्वायत्तता। क्या है? पूर्णतः स्वायत्तता। ये विवाद पुराना है, जब भी कहीं कोई स्वतंत्रता की बात आती है समझ लो विवाद बहुत ही बैक में जाके है। जब 16वीं से 18वीं सदी में स्पेन का अपना विस्तार हो रहा था, स्पेन ने अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, साम्राज्य, ठीक है, तो इस पे कब्जा कर लिया, कैटोलोनिया बेचारा इसका हो गया। अब क्या होता है, कैटोलोनिया वासियों ने सोचा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्पेन भी हमारे लिए काफी सुविधाएं देगा, जो भी है। हालांकि विरोध तो सभी करते हैं, बट वो उनका ज्यादा नहीं विरोध कर पाया और उनके साथ हो लिए। अब बात क्या आती है कि उनकी संस्कृति, रहन सहन, खान पीन सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। साथ ही साथ स्पेन ने उसको खास कोई स्वतंत्रता भी नहीं दी, कुछ मुद्दों को छोड़कर। अब जब ये स्थिति आई तो वहां के जो लोग थे उन्होंने
स्पेन के खिलाफ आवाज उठा दी। अब आवाज उठाने के साथ साथ टाइम टाइम पे वहां पर आंदोलन होता रहा है। 2008 में भी रहा है। 1975 में स्पेन में लोकतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है, लोकतंत्र 1975 में स्थापित लोकतंत्र हुआ। तब भी कैटलोनिया ने सोचा कि हमें भी स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैटलोनिया भी अभी भी परतंत्र रहा स्पेन के। लोकतंत्र यहाँ स्थापित हो गया देश में, बट कैटलोनिया का खुद का लोकतंत्र नहीं आया जैसा वो चाहते थे। अब क्या हुआ कि उनका विरोध बढ़ता ही चला गया। विरोध बढ़ने के साथ साथ स्थिति आज ये आ गई है कि वहां पर जनमत भी हो गया है, और जनमत को कैटलोनिया को अलग करने का जनमत हुआ है, बट स्पेन नहीं स्वीकार कर रहा है इस बात को। स्पेन जनमत को स्वीकार नहीं कर रहा है। वैसे मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, कैटलोनिया का जो अलग झंडा है, पुलिस है, सब चीज है, लेकिन कुछ चीज ऐसी हैं जैसे बैंक है, संचार व्यवस्था है, कुछ ऐसी चीजें जो स्पेन के ही अंडर में है, इसलिए उनको स्वायत्तता पूरी नहीं मिली हुई है। ये कैटलोनिया का पूरा विवाद है। यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हैं, किसी भी प्रकार का कोई इसमें डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो बहुत ही अच्छा थोड़ा मेंस के अकॉर्डिंग है। अभी सरकार ने पिछले कुछ टाइम से जो टेरर फंडिंग पे काफी ध्यान दिया है। टेरर फंडिंग को बहुत लोग नहीं जानते क्या होती है टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग, टेरर फंडिंग मीन्स आतंकवाद, धन मान लीजिए, आतंकवादी का धन, वादियों के लिए धन व्यवस्था, वादियों के लिए धन व्यवस्था, आतंकवाद धन, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आतंक का काम कर रहे हैं, यानी जो अलगाववादी हैं, देश में हमारे में आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, उनके लिए फंड का सर्कुलेट करना, ठीक है। तो इसकी अगर एक लाइन में परिभाषा दी जाए, कई बार मेंस पूछ ले, आरएस में मेंस में 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि टेरर फंडिंग क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव है, ठीक है। तो टेरर फंडिंग यह है कि आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए, आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए पड़ोसी देशों से पूंजी का प्रबंधन करना, यह होता है टेरर फंडिंग। जैसे पड़ोसी देश हमारे कौन है? चीन, भारत, नेपाल, भूटान, जो भी है। तो जहां पे हमारा विवाद है, जो भी है, तो उन देशों से जो ऐसी आतंक गतिविधियों में संलिप्त हैं, यहाँ पे फंडिंग व्यवस्था की जाती है ताकि यहाँ पे अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके, वास्तविकता दी जा सके। ये टेरर फंडिंग है। अब इसके क्या है कि दुष्प्रभाव ही दुष्प्रभाव है। आतंकी गतिविधियां संचालित होंगी, आतंकी गतिविधियां होंगी, अलगाववाद बढ़ेगा, वाद बढ़ेगा, हथियारों का संचालन होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट आप इसमें आपको ये कॉमन चीजें हैं, आपको चीजें समझनी है, रटना नहीं है। तमाम प्रकार की मैगजीन निकाल देते हैं लोग, उसमें चीजें यही आती हैं। आपको एक जानकारी देता हूं, आपके अंदर सारी प्रकार की कला है, ठीक है। आप एट मोमेंट कर सकते हैं हर चीज को, आप पे कुछ भी करवाइए। आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में कभी क्या है कि कुछ इतने अच्छे बेहतरीन एक्टर होते हैं, इतने अच्छे कलाकार होते हैं, वो किसी भी रोल में इस टाइप से प्रवेश कर जाते हैं कि हमें रियलिटी महसूस होती है। तो वो नहीं करते, उनके अंदर की कला कर जाती है, ठीक है। कला उनके अंदर ऐसी होती है जिसको वो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी कला ये है कि आपको एट द मोमेंट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं मिलता मेंस में। तो आतंकी गतिविधियों का अलगाववाद बढ़ेगा, हथियारों का संचालन या हथियारों का ज्यादा मात्रा होगी, ज्यादा क्या गलती है, हथियारों का अवैध हथियार होना। तीसरी चीज है देश का
जो अशांति फैलेगी देश में, ठीक है। और क्षेत्रीयवादता है, साथ साथ क्या है कि अलगावाद है, ये सब चीजें भी साथ साथ ही होंगी, क्योंकि जब आतंकवादियों के पास पैसे ही नहीं है यहाँ पे ऐसी गतिविधियां चलाने के लिए, ना हथियार आएंगे, ना ही जो पुलिस पे पथराव हो रहा है, जो भी उनको मतलब धन मिल रहा है वो कहीं ना कहीं धन से ही संचालित है, बिना धन के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास में हमारी सेना से भी ज्यादा कई गुना बेहतर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? टेरर फंडिंग से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उनमें उससे क्या है कि काफी हद तक उनमें जोश आया हुआ रहता है, इससे धार्मिक अशांति भी फैलती है। अगर ये फंडिंग रुक जाएगी तो ओवरऑल एक तरह से आपका आतंकी गतिविधि बहुत हद तक रुक जाएगी, ठीक है। ये आपका अब इससे क्या है कि रोकने के उपाय क्या हैं? रोकने के उपाय क्या है? रोकने का सीधा सीधा ये है कि जो हमारी जासूसी एजेंसी है, जासूसी का मतलब जो इस क्षेत्र, जैसे एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये इस मामलों में जांच पड़ताल करती है, तो इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। इनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाए। लोकल जहां पर आतंकी गतिविधियां संचालित होती हैं, ठीक है, उन क्षेत्रों में जागरूकता लाई जाए, उन लोगों को ऐसे सिखाया जाए कि वो इन जो धार्मिक कट्टरतावादी लोग हैं उनके झांसे में ना आए, ठीक है। तीसरी चीज रोकने का उपाय मैं बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें भी तभी फैलती हैं जब लोकल पीपुल, लोकल रहने वालों का सपोर्ट मिलता है। विदाउट सपोर्ट के ये चीजें नहीं पॉसिबल हो पाती इतने बड़े स्तर पर। तीसरी चीज है कि सरकार को उस क्षेत्र में विकासात्मक कदम बढ़ाए जाए, यदि, क्योंकि कहीं ना कहीं अलगाववादी ये सब है, बहुत हद तक ऐसे लोग चले जाते हैं जो उस चीज को वाकई में समझ ही नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में जो कट्टरतावादी लोग हैं उनके अंडर में वो फंस जाते हैं चुंगल में। अगर उनके पास में पहले से बेटर ऑप्शन और सही रास्ता का मार्गदर्शन रहेगा, वो इन चीजों में क्यों जाएंगे? आप जान के कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करता, सब चीजें गलत रास्ते पे अपना विवेक की कमी की वजह या मान लीजिए उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, इस वजह से होती है। तो सरकार को वहां पे जो आतंकवादी गतिविधियों में जो क्षेत्र है प्रभावित है, वहां पे सामाजिक विकास के कार्य किए जाए, रोजगार व्यवस्था की जाए, इस टाइप से आपको वहां पे एक निगरानी तंत्र जो है उसको भी इम्प्रूव किया जाए उस क्षेत्र में, ठीक है। ये आपका टेरर फंडिंग का मामला है, मेंस का क्वेश्चन है। अब आपको ये टॉपिक और टॉपिक नहीं है, शायद यही कंप्लीट है आज के टॉपिकों में। और इसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि प्री के लायक है, गुजरात में दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने की उम्मीद है, जनवरी में उनका विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से अपने अंदर की कला को जगाइए, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा सफलता आपके नज़दीक आएगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।